परुलेकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन पॉलिटिकल मामलों में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या लगता है कि किस तरह से वो देखते हैं इन चुनाव के नतीजों को, और क्या लगता है कि इन चुनाव के नतीजों से उनको आगे क्या होगा। राजू जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। राजू जी, नतीजे आप देख रहे हैं, 118 सीटों पर कांग्रेस बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये जो चुनाव के नतीजे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि आगे कांग्रेस के लिए क्या चीजें अच्छी होगी? क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे 5 बड़े राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और 2024 में सबसे बड़ा टेस्ट होगा लोकसभा चुनाव का। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे कर्नाटक में, वो जमीनी मुद्दे थे। और वो जमीनी मुद्दे ये थे कि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और सबसे बड़ी बात यह था कि जो धार्मिकता ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही थी, उसके ऊपर कोई टिप्पणी ज्यादा दी ही नहीं कांग्रेस। जी। हालांकि बजरंग दल पे जो बैन लाने की कांग्रेस ने अपनी घोषणा की थी, उसके ऊपर बजरंग बली तक गए प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस ने वहीं भी सिमट डाला उसको, उनको वो आगे जाने नहीं दिया। तो बात जमीनी मुद्दे और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरी न कर पाने की वजह से बीजेपी की सरकार को कर्नाटक में आज जो खतरा हुआ है पैदा, वो हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि इस देश में धार्मिकता के आधार पर जो हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है, कर्नाटक ने यानी पूरी साउथ इंडिया ने, यानी पूरे दक्षिण भारत ने, एक महाराष्ट्र सिर्फ बचा है, वो भी फ्रैक्चर, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अगर साउथ पूरा पकड़े तो महाराष्ट्र पकड़ के साउथ होता है, दक्खन बोलते हैं। तो कोई भी साउथ इनके साथ सहमत नहीं है कि बीजेपी की नफरत की राजनीति से, ये भी दिखाई दे रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार 2014 के बाद कांग्रेस के सारे जमीनी नेता, यहाँ राज्य के नेता के, कांग्रेस के अध्यक्ष जो कर्नाटक के हैं खरगे जी, और राहुल और प्रियंका ने अपने आप को झोंक दिया था वो पूरी कैंपेन में। जिस तरह की यूनिटी से, उस तरह से बीजेपी का कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक तो येडियुरप्पा शायद थोड़े नाराज भी थे, और बाकी भी बीजेपी के पास प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, देश में भी नहीं है और कर्नाटक में भी नहीं था। ये सारी चीजों का एक नतीजा हमारे सामने आया है, और वो आई डोंट थिंक कि दिस इज विक्ट्री फॉर कांग्रेस ओनली, दिस इज विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी। एक्चुअली ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस अच्छी तरह से कर पाई। राजू जी, कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा है कि करप्शन वाले मुद्दे उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे उठाए, कर्नाटक में डेवलपमेंट के मुद्दे उठाए, लेकिन जब उन्होंने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, तो क्या इस बात ने कांग्रेस के कुछ सीट कम कर दिए? अगर बजरंग दल का मुद्दा नहीं उठाती तो कांग्रेस के पास आज 118 से ज्यादा हो सकता है कि 128 या 138 सीटें हो सकती थी। अब देखिए, ये इफ्स एंड बट वाली बात है। अगर नहीं उठाती और इतने ही सीट आते तो हम कह सकते थे कि उन्होंने धार्मिकता के, जो धार्मिक नफरत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए था। अब ये बातें तो कोई मायने, एक बाद में मायने नहीं रखती। एक बार चुनाव हो जाता है तो जी। ये सारे गैम्बल होते हैं, ये सारे जुआ होते हैं, तो वो उसका नतीजा तो बाद में ही आता है, पहली बात। दूसरी बात, बजरंग दल पे बैन करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो बातें है ही नहीं हवा में, जो देश की जमीन में नहीं है, उसे वे फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। whatever they are doing is a crime against humanity actually। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो समूचे विश्व में भारत की प्रतिमा एक भयानकता की तरफ जा रही है, और वो उसे हम सह नहीं सकते। तो ये बैन करना उनको बहुत जरूरी भी है। और ये कहा कांग्रेस ने, अच्छा क्या, अगर उनकी सरकार फौरन आ जाती है तो उनको 1-2 दिन में ही बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, और इससे पूरी देश में हो जाएगा कि भाजपा किसको पाल रही है और संघ परिवार क्या कर रहा है और इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है। सोनू, मैं एक जी, इस पे बात कर सकता हूं? यस यस सुजीत जी। आई कंप्लीटली एग्री टू राजू। सी, आई टेल यू व्हाट, अगर बजरंग दल के कारण अगर नंबर्स कम होते थे तो या डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स ज्यादा होना चाहिए थे। करेक्ट। अगर आप बोल रहे हो कि बजरंग दल के इशू के कारण अगर कांग्रेस के नंबर्स कम हुए, तो बजरंग दल के इशू के कारण
उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। आप ये नंबर्स को देखो 118, 74, और आप ओपिनियन पोल्स को देखो, नंबर सेम है, नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी को और कम मिले हैं जो ओपिनियन पोल के इससे, मतलब कम मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये फाइनल नंबर्स है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि ये जो मुद्दा है, जो बजरंगबली का मुद्दा है, वो इफेक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं इफेक्ट हुआ है। और द फैक्ट इज कर्नाटका कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। ये स्टेटमेंट, ये बोल्ड स्टेटमेंट होना चाहिए ये इलेक्शन का। कम्युनल ध्रुवीकरण को जो है उन लोग ने, इट इज कंप्लीटली रिजेक्टेड, बस हुआ है लोगों को। सो दैट्स द आंसर, दैट इज व्हाट यू आर सीइंग इन योर स्क्रीन। सुजीत, दूसरी बात, सुजीत, एक मिनट, मैं सुजीत को एक सपोर्टिव एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से लेके नीचे, यानी नर्मदा के नीचे दक्कन जो आता है, वहां पर सारे सोशल प्रोग्रेसिव थॉट्स वाले बड़े विचारक हो चुके हैं। तो वहाँ यहाँ पर ये ऐसी चीजें बेहुदा और बचकाना लगती है और लोगों को पसंद भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में एक अलग टाइप का कल्चर है, वहाँ इन्होंने जहर और नफरत जो है वो फैला सके, वो भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, खैर, लेकिन जितनी चली उतनी चली। लेकिन साउथ में ये नहीं चलेगा और महाराष्ट्र में भी नहीं चल रहा। एक्चुअली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो आज की तारीख में इलेक्शन होती है तो ऐसे ही हालात आपको नजर आएंगे। तो बात यह है कि ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं, ये मुद्दे हैं, इस पे ये खेल नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, ये बड़ी महाशक्ति है कहते हैं, तो पूरे भारत में आप देखिए, पंजाब इनके पास नहीं है, दिल्ली इनके पास नहीं है, छत्तीसगढ़ इनके पास नहीं है, राजस्थान इनके पास नहीं है, मध्य प्रदेश इनके पास नहीं है, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, केरला नहीं है, और महाराष्ट्र भी इलिजिटिमेट है। तो क्या जीत रहे हैं ये लोग? कौन सी महाशक्ति हो गए? ये इनविंसिबिलिटी ऑफ मोदी नाम का एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है। राजू जी, अगर सपोज कर्नाटक में मोदी का प्रचार नहीं होता तो क्या बीजेपी को क्या लगता है कि बीजेपी की हालत और भी खराब हो सकती थी? क्योंकि इसके पहले हम वरुण से बात कर रहे थे तो वरुण का ये कहना था कि ये मोदी ने जो प्रचार किए हैं, उन प्रचार के वजह से ही आज कम से कम 75 सीटें तो आ रही हैं, वरना इतनी भी सीटें नहीं आती। मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी एक्सपायरी डेट खत्म हुआ एक दवा है, जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है वो ऐसी दवा है, पीने से कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं होता। वैसे है, अब मोदी जी के भाषण देखिए, प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो किसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ बजरंगबली की बात कर रहे हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री का एक दर्जा होता है, एक स्टेचर होता है, उसका एक अपनी जगह होती है, गरिमा होता है। वो सब छोड़ के ये बातें करते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। और जिन लोगों को अच्छा लगता है वो ऑलरेडी कन्विंस और कन्वर्टेड है, तो वो तो वोट देते ही आए हैं सालों से, स्वतंत्र आजादी के बाद से वोट देते आए हैं। तो इनका नया वोटर क्रिएट नहीं हो रहा है। हमेशा मोदी जी कहते कि नए वोटर जो है, यंग वोटर जो है, वो मुझे वोट देंगे क्या। 19 में उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के, पुलवामा पे हमें वो वोट देंगे क्या। तो ये सारी बातें जो है वो अब खुल चुकी है लोगों के सामने। और मैंने जो स्टेट के नाम लिए उसमें बंगाल का नाम ले लिया। सारे बड़े स्टेट बीजेपी के हाथ में नहीं, और जो है वो किसी के साथ गठबंधन में। झारखंड उनके पास नहीं, बिहार उनके पास नहीं, तो है क्या उनके पास? तो बात यह है कुल मिला के कि बीजेपी का एरा जो युग था वो खत्म हो चुका है। मोदी जी एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठकर प्रचार मंत्री बने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को। हालांकि वो लोकल लीडर्स का काम था कर्नाटक में अच्छी तरह से, जहां से जैसे कांग्रेस ने किया, वहां डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया और खड़गे साहब भी डट के रहे और लड़ते रहे, इसलिए ये दिखा रहा है। और बीजेपी का बाकी कोई वो नहीं है, उनके पास एजेंडा ही नहीं है, उनके पास कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है, विजन नहीं है देश के लिए। तो इन्होंने डार्विन की थियोरी को निकाल दिया, इसका मतलब ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये हिंदू तालिबान बना रहे हैं देश को। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं। लोगों जब इलेक्शन का वेट करते हैं और इसका रिजल्ट सामने आ रहे हैं। सुजीत, आपको क्या लगता है ये जो जिस तरह से राजू जी कह रहे हैं कि ये एंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है इंडिया में, आपको क्या लगता है कि क्या इस एक राज्य के चुनाव से जो है पूरे आने वाले चुनाव पर असर देखने मिल सकता है? और क्या सच में जो नॉर्थ इंडिया है वो भी रिजेक्ट करना शुरू करेगा कम्युनल पॉलिटिक्स को? सी, मैं जो आई विल जस्ट रिपीट व्हाट राजू सेड, बिकॉज आई एग्जैक्टली मेरा सेम सेंटिमेंट्स है कि महाराष्ट्र से नीचे अब कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी फॉर श्योर। वो लाइक आई सेड, आई एम जस्ट रिपीटिंग हिज स्टेटमेंट, मैं उसमें 100 के 200% सहमत हूं। हाँ, अब नॉर्थ की बात करें तो वक्त लगेगा, पर नॉर्थ भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज एज पीपल वी आर नॉट कम्युनल।
सो वक्त के साथ साथ वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को हेल्थ केयर चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए। कम्युनल एक हद तक ठीक है, उसके बाद यू नो इट लूजेस इट्स चार्म। लोगों को ये समझता है कि कम्युनल से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ ये बात होती है। एक बात वो सोनू, एक मुझे क्वेश्चन राजू से पूछना है। राजू, आई वांटेड टू आस्क यू एन एकेडमिक क्वेश्चन प्राइमरीली। वो ये है कि आपको ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई इफेक्ट ये कर्नाटका इलेक्शन में हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा का 100% इफेक्ट हुआ है। जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वैसे 2 स्टेट है जहां इलेक्शन हुए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, दोनों जगह कांग्रेस ने सफलता पाई। भारत जोड़ो यात्रा ने इमोशंस को, इंडिया के, भारत के इमोशंस को और गंगा जमनी तहजीब को अंदर की अपनी आत्मा की आवाज जगा दी। इसमें कोई शक नहीं और संदेह नहीं मेरे मन में, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। दूसरी बात, मैं सुजीत एक मजेदार बताना चाहता हूं। जैसे मैंने स्टेट के नाम लिए, नॉर्थ में भी कहां पूरा बीजेपी के साथ है। पंजाब नहीं है जी, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन नहीं है। अब देखिए छत्तीसगढ़ इनके साथ नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास है, राजस्थान कांग्रेस के पास है, मध्य प्रदेश हालांकि की कांग्रेस के साथ था लेकिन उन्होंने खरीद के वो अपने पास ले लिया है, तो अभी इसके नतीजे अलग आएंगे। जैसे कर्नाटक में उन्होंने किया था तो वही मध्य प्रदेश में किया, तो मध्य प्रदेश कहाँ है उनके साथ। फिर झारखंड नहीं है, फिर बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश और गुजरात छोड़ के इनके पास है क्या? बताइए मुझे, कौन सी महाशक्ति है ये? करेक्ट। सोनू, विथ योर परमिशन और एक क्वेश्चन। राजू, ये जो ट्रेंड चला है ना कि एमएलएस को भगा के कोई रिजॉर्ट में रखो या कोई और स्टेट में रखो, ये ट्रेंड कहां लेके जाएगी इंडिया को? मैं जहां तक जानता हूं और मैं मानता हूं, मोदी सरकार जो है, मोदी और शाह साहब जो काम करते हैं, तो उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसके यानी 2026 में अगर इनका हार हो जाती है तो इसके साथ ही ये इस तरह का युग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली भारत में ये सब होता है लेकिन वो पगडंडियां होती है, छोटे रास्ते होते हैं, ये कोई हाईवेज नहीं है। बीजेपी ने इसको हाईवे बना दिया, यानी यही मेन पॉलिटिक्स बना दिया, प्रोसेस बना दिया, उसको पीछे कर दिया। यानी कि आप नमक चावल की जगह खाने लगो और चावल नमक की जगह रखने लगो, तो वो बात हो गई है, इनको समझ में नहीं आया। तो इसलिए डेमोक्रेसी को थ्रेट दी इन्होंने सीधा। तो इनकी स्वाभाविक रूप से ये पूरी जो नीति है वो फेल्यूर जा रही है और आगे जाके पूरी फेल हो जाएगी केंद्र में, तब ये खत्म हो जाएगा और नया अलग तरीके की राजनीति भारत में आ जाएगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वेरी वेल पुट। नमक और राइस का आपका जो एग्जाम्पल था बहुत बढ़िया था, वेरी गुड एग्जाम्पल, एक्सेलेंट एग्जाम्पल। सोनू, सबसे बड़ी बात, मोदी जी इनविंसिबल नहीं है और मोदी जी महान नेता जो है वो सब इल्यूजन क्रिएट किया गया है। उनको परास्त किया जा सकता है क्योंकि उनके भाषण आप सुनेंगे और आप उस पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि ये जो बोल रहे हैं उसका लोगों पे परिणाम होने लगा है क्या। जबकि आपने कर्नाटक में देखा कि शाह साहब तो गुस्सा हो गए थे, मोटरसाइकिल की संख्या ज्यादा है और लोग नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को अपील करने में नाकामयाबी है ना ये। तो इतने स्टेट मैंने गिनाए ऊपर से नीचे तक, उस सारी स्टेट्स में उन्होंने नाकामयाब रहे हैं अपील करने में। और ये जो बहुत बड़ा वो बना के रखा है हवा कि आरएसएस की ताकत, आरएसएस जगह जगह फैली हुई है उसकी तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस 1925 से थी, तो ऐसी कोई ताकत नहीं। सत्ता केंद्र में आने के बाद उनको खुली छूट मिली, तो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर जो है, हिंदू सेना, ये बजरंग दल, ये वो गुंडाई पे उतर आए और उन्होंने जिस तरह से लॉलेसनेस लाने की कोशिश की उससे भय पैदा हुआ और उससे लगने लगा कि ये लोग बहुत बड़े ताकतवर फैसिस्ट है और उनकी हार की कोई संभावना नहीं। ऐसा वास्तव में आई नहीं। ये इसका पोल पहले भारत जोड़ो यात्रा ने खोल दिया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लोग शामिल हुए प्यार से, उससे पता चला कि लोग प्यार चाहते हैं, लोग मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यहाँ नफरत खोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और वास्तव में आप पूरा हिंदुस्तान का नक्शा देखिए ऊपर से नीचे तक, यूपी और गुजरात छोड़ के बीजेपी खुशी मनाने वाला कौन सा स्टेट है उनके पास। राजू, एक चीज हमें देखने मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आए। इस फिल्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया गया इस प्रचार में। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आज फिल्म्स जो है ऐसी बनाई जा रही है जिसमें कहीं ना कहीं जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है और सच्चाई से दूर होती है?
सर मैं ये मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को ये चीज शोभा नहीं देती। एक तो फिल्म का प्रमोशन भी उसको नहीं करना चाहिए, किसी भी फिल्म का, यानी कोई भी फिल्म हो, फिर भी फिल्म का प्रमोशन करना भारत का प्रधानमंत्री का काम नहीं। और ऊपर से एक नफरत पे बेस्ड जो फिल्म है, और वो भी सच नहीं है, जिन्होंने पहले 32,000 फिर 3 और फिर बोला कि ये काल्पनिक कथा है, तो उसके ऊपर जो कहानी बुनी है और जिसमें भारत के 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों को प्रताड़ित किया गया है, इसकी एडवोकेसी और लॉबिंग अगर प्रधानमंत्री अपनी सभा में करते हैं तो मुझे लगता है ये संवैधानिक दायरे से बाहर जाके उन्होंने काम किया है। और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से लेने की हिंदुस्तान के सारे जो सिटीजन्स है, ऑपोजिशन है और जो सोचने वाला हिंदुस्तान के भविष्य, हमारे अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि ये कहेंगे कि हमारे मुस्लिम दुश्मन है और क्रिश्चियन दुश्मन है, ये कहेंगे, या गंगा जमनी तहजीब से हम आज तक रह रहे हैं और खुशी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो हम बरकरार रखेंगे? ये सवाल था। और उसमें चुना जो है मोदी जी ने, वो मोदी जी ने नफरत का पक्ष चुना। तो ये प्रधानमंत्री के लिए मुझे बहुत बड़ा झटका था कि मुझे लगा नहीं था कि प्रधानमंत्री इस हद तक जाए। सुजीत, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि इस एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद द केरला स्टोरी आई, अब बंगाल की भी स्टोरीज जो है वो बनाने का काम कुछ फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। तो ये जो दिशा में जो बॉलीवुड जा रहा है, और बॉलीवुड का इस्तेमाल जो है वो गलत नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है, ये कितना घातक है? देखिए, पहली बात तो क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर क्रिएटिविटी एनिमोसिटी क्रिएट करने के लिए अगर आप यूज करें, क्रिएटिविटी को आप जहर फैलाने के लिए यूज करें, तो क्रिएटिविटी का मतलब नहीं होता है, वो सोसाइटी का कल्चर खत्म हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 1, ये कल्चर की बात है, क्रिएटिविटी की बात है। और ये बहुत सैड है, बिकॉज मैं एक बात बताता हूं सोनू जी, हेट क्रिएट करना, नफरत क्रिएट करना, इसको क्रिएटिविटी नहीं बोलते, इसको क्रिएटिविटी की जरूरत भी नहीं है। इसको क्रिएटिविटी की जरूरत भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैं और राजू और आप मिलके एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अपन नफरत फैला के वो फिल्म को हिट करा सकते हैं। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट कहां कहां इंटरफेयर करता है। एक जमाना ये था कि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ये अलग था, क्रिकेट अलग था, फिल्म्स अलग था, एजुकेशन अलग था, ये सब मिक्स नहीं था। अब सब मिक्स्ड है, सब एक चीज चला रही है जो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्रिकेट चला रही है, पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में एंटर किया है, पॉलिटिक्स आपने देखा रेसलर्स का जो हो रहा है दिल्ली में, तो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में एंटर किया है, पॉलिटिक्स फिल्म्स में एंटर किया है, पॉलिटिक्स स्कूल में एंटर किया है, हर एक जगह पे, सोसाइटी के हर एक जगह पे पॉलिटिक्स एंटर किया है। अब इसको एक नया वर्ड देते हैं, इसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं, इसको डॉक्ट्रिन क्रिएट करना बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों को एक जैसा सोचना का एक स्ट्रैटेजी है ये, और वो बहुत डेंजरस है, स्पेशली एक डेमोक्रेसी को। बिकॉज ये होने के बाद ना, ये सब जब इन लोग ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। बिकॉज डेमोक्रेसी तब बचता है जब मेरी सोच में और आपकी सोच में, राजू की सोच में डिफरेंस हो, तब डेमोक्रेसी रहता है। अगर मैं, आप और राजू एक ही तरह से सोचे तो डेमोक्रेसी नहीं होता है, ऑटोक्रेसी होता है। और हमको एक जैसे सोचने के लिए सिखाया जा रहा है, और ये सबसे डेंजरस चीज है, सबसे डेंजरस चीज है। और जब ये प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ के यहां से आता है, मतलब उनके लेवल से नीचे आता है, तो मतलब दिस हैज ऑलमोस्ट बिकम ऑफिशियल।